Hello students, I am CS Shweta and today we are going to discuss about the mock test of paper number 6 Law and Ethics in CMA Inter. CMA Inter पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स का आज हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने यहाँ पर है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा टू नो दैट हाउ वी कैन राइट द आंसर्स। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दें इस मॉक टेस्ट में, तो यहाँ पे लिखा है इट्स अ मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड मॉडल आंसर फॉर ऑनलाइन एग्जाम, राइट। तो दिस मॉक इज गोइंग टू हेल्प यू टू नो दैट हाउ योर आंसर शुड बी रिटन। तो यहाँ पे कह रहे हैं टाइम अलाउड 3 आवर्स हैं, आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का। उसके बाद फुल मार्क्स कितने 100 हैं यहाँ पे। देर आर सेक्शंस ABCD। अच्छा देखिए, लॉज एंड एथिक्स को क्या लिखा है LNE। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो लॉ एंड एथिक्स है उसका एक एब्रिविएशन दी है LNE यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं देयर आर 4 सेक्शन A, B, C एंड D टू बी आंसर्ड सब्जेक्ट टू इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जाम दें आपको एग्जाम देते टाइम नर्वसनेस होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्या हम आंसर ठीक से लिख पाएंगे, क्या हमें याद रहेगा, ये क्या क्यों के क्वेश्चंस को अगर हम साइड कर दें तो हमें अपने एग्जाम को देने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब आप अपने आप के दिमाग से क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए। आप ऐसा सोचिए कि मैंने जब सब कुछ पढ़ा है तो मुझे सब कुछ आता है और मेरे सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू राइट। That's it. You don't have to think anything else. क्योंकि मे भी शायद जिस टॉपिक को लेके या जिस क्वेश्चन को लेके या किसी सेक्शन को लेके आप वरिड है, क्या पता वो सेक्शन, वो टॉपिक, वो पॉइंट आए ही ना, वो पूछा ही ना जाए एग्जाम में, तो क्यों टेंशन लेनी, राइट। तो सबसे पहले तो हमें काम डाउन करना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम बोलना बहुत आसान होता है, एग्जाम में करके तो देखो। तो मैंने एग्जाम करके ही मैं प्रोफेशनल बनी हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में। आई वुड नॉट से दैट इट इज़ रॉन्ग टू से कि नर्वसनेस नहीं होती, डेफिनेटली होती है। बट अगर हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में सोचें ना कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम नहीं क्लियर कर पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दोबारा अटैम्प्ट दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारा इतना ही नुकसान होगा ना, तो उस नुकसान के चक्कर में हम अपना आज का एग्ज़ाम क्यों ख़राब करें। तो मैं अपने आप को हमेशा यही बोलती थी कि ठीक है, आई विल गिव माई बेस्ट, जो मुझे आता है मैं उतना ही लिखूंगी, उससे ज़्यादा तो ऐसा कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि मुझे अचानक सारे आंसर्स याद आ जाएंगे, या जो भी है मैं मुझे जो आता है मैं उतना लिखूंगी। उसके आगे मैंने क्लियर करा, वेरी गुड। नहीं क्लियर करा तो 6 महीने बाद पेपर दे दूंगी, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में सोचिए, कुछ वर्स्ट नहीं होता, आप कुछ सीखेंगे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क इंस्ट्रक्शन, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइस एंड ओनली 1 इज करेक्ट। You are required to select the choice which according to you represent the correct answer. तो यहाँ पहले सेक्शन A के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन A में जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 20 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच। और ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके MCQ हैं जिसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट चूज करना है। तो गाइस देखिए, इसका मतलब है कि एग्जाम में MCQ भी पूछ सकता है, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए हर टॉपिक की, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ फॉर्म में। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत स्कोरिंग है। सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते समय आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन MCQ या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, और राइट अगर हो तो आपके काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंडोर्समेंट। तो अभी हम सेक्शन A कर रहे हैं, इसके 20 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। You are the first endorsement of an instrument can be made by the dash. एंडोर्समेंट होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हैं किसी को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन, हमें ये 4 ऑप्शन नहीं पता कि क्या सही आंसर है। सपोज हमें नहीं पता, देखिए आंसर तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इज रिटन हियर, बट सपोज आपको आंसर नहीं पता। अगर आपको आंसर नहीं पता होता गाइस, सबसे पहले आप ये सोचा करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला ट्रांसफर होता है इंस्ट्रूमेंट का वो कौन कर सकता है, बैंकर। क्या बैंकर हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंडोर्समेंट कह रहे हैं बैंक तो तब कर सकते हैं जब हम बैंक को देंगे, तो फर्स्ट एंडोर्समेंट बैंक कैसे कर सकता है, नो। एजेंट, नो, क्योंकि एजेंट को भी तो देने के लिए हमें एंडोर्स करना पड़ेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स, अच्छा वो भी इसलिए नो हो सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स क्योंकि ड्यू डेट तक होल्डर है, तो वो उसके पास तो है ही ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट, तो पहली एंडोर्समेंट पे ही करता है। देखिए गाइस, इंस्ट्रूमेंट में पे ही कौन होता है,
जैसे मेरे पास है मैंने एक बिल इशू करा कि मैं आपको जैसे बिल इज एन ऑर्डर, तो मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि आप मुझे 10,000 रुपये पे करोगे, तो आपके पास है बिल्स पेएबल, मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल। पे का मतलब होता है वो इंसान जिसको पेमेंट रिसीव होनी है। तो मैं मेरे पास है ना बिल्स रिसीवेबल, तो मैं ही तो आगे इंडोर्स कर सकती हूँ। तो पहली एंडोर्समेंट पे ही कर सकता है। पे ही होती है वो पार्टी जिसको पैसा मिलना है, और जिसको पैसा मिलना है तो वही तो आगे अगर चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है अपने इंस्ट्रूमेंट को। तो पहली एंडोर्समेंट पे ही कर सकता है। सेकेंड, Which of the following is not the mode of dissolution of firm under voluntary dissolution? देखिए गाइस, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन होता है वो डिसोल्यूशन जो अपनी मर्जी से होता है, और कंपल्सरी डिसोल्यूशन वो होता है जो कोर्ट कराता है कंपल्सरीली। तो यहाँ कह रहे हैं वॉलेंट्री कौन सा नहीं है, इसका मतलब 3 वॉलेंट्री और 1 वॉलेंट्री नहीं है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ये तो वॉलेंट्री लग रहा है क्योंकि इसमें तो आपसी सहमति से होता है, ठीक है ना। कंपल्सरी डिसोल्यूशन तो आंसर हो ही नहीं सकता, 3 को तो माइनस, 4 को तो माइनस करो। डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, तो यहाँ पे कंटिजेंसी होता है कि कुछ ऐसा हो गया कि आपको डिसोल्यूशन करना पड़ गया, तो ये कंपल्सरी तो नहीं है, ये भी क्या है, वॉलेंट्री, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो है थर्ड वाला, डिसोल्यूशन ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, तो इसको कंपल्सरीली डिसॉल्व कराया जाता है फर्म को। तो जो वॉलेंट्री नहीं है वो है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर इज 3 सी। मैं सी नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ तो नंबरिंग एबीसी करिए। थर्ड इज योर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर, इसमें से कौन सी सेफ्टी मेजर मानी जाती है? इसमें से सेफ्टी मेजर कह रहे हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिकेशन, नो, क्योंकि उसमें तो हम बूझ के हम ये चीज़ कर रहे हैं मशीनरी के अंदर। वेंटिलेशन, नो, ये भी कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। फर्स्ट एड अप्लायंस, नो। फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेफ्टी, अब आप कहेंगे मैम, काफ़ी बच्चे कहेंगे कि मैम फर्स्ट एड अप्लायंसेस रखना भी तो सेफ्टी है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन करना, वेंटिलेशन रखना फैक्ट्री में, ये भी तो एक तरह की सेफ्टी मेजर है। सेफ्टी मेजर कहीं ना कहीं ये सारे हैं, लेकिन जहाँ पे सेफ्टी मेजर की बात आती है रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन मशीनरी, तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेफ्टी मेजर। In case of e-voting, in what file format shall notice be sent as an attachment? तो ये आपको मैं कॉर्पोरेट लॉ में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग PDF फाइल में ही अटैचमेंट को करते हैं क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है MCQ में जो लर्न करी ही होती है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं आप। What is the appropriate word or words which can be used to fill in the blank as below? Meta ethics deal with the nature of मेटा एथिक्स। मेटा इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल, तो मेटा एथिक्स होते हैं जो मॉरल जजमेंट होती है। जो मॉरल क्या होता है, मॉरल प्रिंसिपल होते हैं हमारे सिद्धांत, इमोरल चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो मॉरल जजमेंट इज योर आंसर, ओके। अ डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय, अ डायरेक्टर may be elected by small shareholder up to a notice of not less than 1,000 small shareholder, 1/10 of the total shareholder, not less than 1/3 small shareholder, or 1/10 of such small shareholder whichever is lower, 1/10 of 1,000 small shareholder। अब गाइज ये जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी में ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट लॉ कि डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है हु इज सिलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। तो स्मॉल शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, 1000, 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर कितने, तो एक्चुअल आंसर इज योर 1000 से कम शेयर होल्डर, नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए, तब वो सिलेक्ट करेंगे, या फिर 1/10 ऑफ द सच शेयर होल्डर, जो भी इस अमाउंट से जो भी लोअर निकलेगा अमाउंट, तो वही हमारा इलेक्ट करेंगे डायरेक्टर को। तो आंसर इज थर्ड। उसके बाद है अगला, if a company does not have a common seal, the share certificate shall be signed by one director and a company secretary। common seal क्या होता है, देखिए common seal होता है the rubber stamp which is affixed on the document, जो ये बताता है कि कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर कंपनी की common seal नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, क्या खाली MD करेगा, नो। 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, नो। ओनली कंपनी सेक्रेटरी, इतनी अथॉरिटी नहीं है कंपनी सेक्रेटरी को, तो 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, आंसर इज 2। अब ये चीज़ें तब भी आपको आएंगी, आप मार्क कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा।
The term family is defined under ESI Act as does not include, spouse को तो include करते हैं, minor adopted child को भी करते हैं, dependent unmarried daughter को भी करते हैं, independent married sister, independent मतलब हम पे dependent नहीं और married sister है तो ये आपके family में include नहीं होती हैं, ठीक है। Which one of the following is not the discharge of operation of law? इसमें से कौन सा ऑपरेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं डिस्चार्ज होता? मर्जर हो गया तो लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, इंसॉल्वेंसी में भी डिस्चार्ज होता है, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन में भी। पर ब्रीच करना ऑपरेशन ऑफ लॉ में नहीं आता, वो तो आपने जानबूझ के बैक आउट करा। तो 3 इज योर आंसर। हु विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय? यहाँ पे कह रहे हैं कैंटीन वर्कर्स आते हैं एम्प्लॉय में, मैनुअल आते हैं, पार्ट टाइम भी आते हैं, लेकिन अप्रेंटाइज एंगेज्ड, अप्रेंटाइज कौन होता है गाइस? जिनको हम कुछ समय के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करते हैं फॉर सम वर्क, पर्टिकुलर वर्क, दे आर अप्रेंटाइज, सो वो एम्प्लॉय में नहीं आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ कंपनी? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी की डेफिनेशन में कौन नहीं आता है। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आता, ओपीसी असिस्टेंट और डोरमेंट कंपनी आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज। विच इज नॉट द अनपेड सेलर्स राइट? तो यहाँ पे कह रहे हैं आपका राइट टू सीकिंग क्लेम फॉर डैमेज, ये तो अलग राइट है, लेकिन हम गुड्स के ऊपर हमारे कौन कौन से राइट है? उसको रिटेन करना, गुड्स रुकवाना, रीसेल करना, ये वाला है जो गुड्स के ऊपर राइट नहीं है। तो हमारा आंसर है थर्ड। विच वन कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पोस्टल बैलेट से नहीं होती है, वो प्रॉपर इलेक्शन होता है एजीएम में, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट होता है जिसमें सब वोटिंग डालते हैं। Among the following which is not the advantage of business ethics? तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा बिजनेस एथिक्स का एडवांटेज नहीं है। मोरल बढ़ता है, पब्लिसिटी बढ़ती है, ये तो एडवांटेज है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है प्रोडक्ट्स की, ये भी एडवांटेज, अचीवमेंट्स बढ़ती हैं, डाइवर्सिफाई करती हैं, ये फायदा नहीं है। अचीवमेंट्स बढ़ना तो अपने प्रिंसिपल्स और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो दिस इज योर आंसर। ग्रेचुटी इज पेएबल टू एन एम्प्लॉय rendered continuous for not less than 5 years on his resignation, क्योंकि ग्रेचुटी आपको कब मिलती है? रेजिग्नेशन के टाइम पे। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट मीन्स एन अकाउंट ऑफ सब्सक्राइबर executed by a contract, the terms and conditions under the national pension system। तो पेंशन सिस्टम के अंडर ही हम पेंशन को एग्जीक्यूट करते हैं वाया कॉन्ट्रैक्ट। वो तो बाकी पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि हाँ नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर ही होता है। A proper foundation of ethics requires a standard or to which all goods and actions can be compared to value, क्योंकि स्पीच, लाइफ, लिविंग पे एथिक्स डिपेंड नहीं करते, एथिक्स तो वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आई गेस, मॉक टेस्ट में ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखिए गाइस, मैं पढ़ के आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। मुझे तो पता है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ और ईजिली समझा रही हूँ। द मेन फीचर ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीड, एक्यूरेट, रिलायबल, प्योरिटी, कॉस्ट, परफेक्शन, अट्रैक्टिव से ज्यादा आंसर स्पीड, एक्यूरेट का। शायद कुछ बच्चे बोल सकते हैं मैम कॉस्ट, एक्सेप्टेबिलिटी भी हो सकता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज, तभी यहाँ लिख देते हैं व्हाट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स और वर्ड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज स्पीड भी है, एक्यूरेट भी और भरोसेमंद भी है। The liability of the partner will continue for the acts done before the dissolution even after the dissolution until the public notice। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देते डिसोल्यूशन का, तब तक उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। ये हमने पार्टनरशिप लॉ में पढ़ा है। The appointment of independent director shall be approved by in the general meeting। मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिटर, इनकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होती है। तो ये जब आप चीज़ें पढ़ लेंगे, अभी आपको शायद लग रहा होगा मैम बड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा। शायद अगर आपने अभी कोर्स नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार बच्चा रीड भी कर लेता है ना, तब भी वही आंसर्स कर पाएगा। सो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए, अब ये है सेक्शन ए में ही ये क्वेश्चन 2 है, जो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और आपको आंसर देना है, एमसीक्यू नहीं है। Within how many days request made by a member, a company shall send a copy of documents such as memorandum। In how many days a request made by member, किसी मेंबर ने अगर रिक्वेस्ट डाली कंपनी में कि मुझे मेमोरेंडम की कॉपी चाहिए, तो कितने दिनों में मिल जाएगी इसको? 7 दिनों में। ये सब लर्न करने वाली बातें हैं, या अगर आपने लर्न पढ़ा भी है तो आप आराम से कर पाएंगे। The term office of a member of standing committee constituted under ESI Act shall be 2 years from the date on which the election is notified। इलेक्शन जब हो जाते हैं उसके
आपको 2 साल के अंदर अंदर मेंबर जो है कमिटी का उसके टर्म ऑफ ऑफिस इलेक्ट होते हैं। द होल्डर डज नॉट हैव एनी राइट टू डुप्लीकेट अ लॉस बिल बिफोर इट इज ओवरड्यू। तो ओवरड्यू से पहले होल्डर का कोई राइट नहीं होता डुप्लीकेट बिल के ऊपर, तो ये फॉल्स है। होल्डर डज नॉट हैव एनी राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस बिल बिफोर इट इज ओवरड्यू, उसका पूरा राइट है कॉपी लेने का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Within how many hours before the conduct of a meeting an instrument of proxy shall be deposited? प्रॉक्सी होता है, जैसे मैं मीटिंग में नहीं आना चाहती हूँ तो मैंने अपना प्रॉक्सी भेज दिया कि ये मेरी मतलब मीटिंग में मेरी जगह वोटिंग करेंगे, तो प्रॉक्सी कम से कम 48 आवर्स पहले आ जानी चाहिए आपकी मीटिंग से 48 आवर्स पहले नहीं, उसके बारे में कि आप प्रॉक्सी को भेज रहे हैं, आप खुद नहीं आ रहे हैं। What is the period for which sweat equity shares shall be locked? तो sweat equity shares are a type of equity shares जो कंपनी के अगर हम लेते हैं तो ये हमें एक लॉक इन पीरियड के बाद ये मिलते हैं। ये इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स तक होता है। मेटा एथिक्स किसको डील करता है? मॉरल जजमेंट, ऊपर भी पढ़ा था आपने। विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर एक्वायर्ड आर मेक आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो सेल होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स बनते हैं उनको हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। What is the time limit for registration of charge? चार्ज होता है किसी कंपनी की किसी एसेट के ऊपर गिरवी रखना, कोई चार्ज होना, तो वो 30 दिन के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अब गाइस देखिए चार्ज क्या होता है, जैसे मैंने अपनी मशीनरी को गिरवी रखा है तो उसके ऊपर चार्ज है, मुझे आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर बताना है। द एथिकल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अगर आप एक एथिकल हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में देखी जाएगी। If there is a dispute to the amount of gratuity, तो किसके पास जाएंगे आप? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब आप अगेन मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने रीड करे होंगे तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फॉर्म INC 11 किस लिए यूज होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए। अगर हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए तो हम ROC को INC 11 भर के देते हैं। LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि LLP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के ही फीचर्स देखे जाते हैं। सो इट इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। तो रेड हेरिंग में सिर्फ कंपनी के बारे में होता है, प्राइस सिक्योरिटीज का नहीं होता है। INC 23 इज फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द ऑफिस। जब कंपनी को अपना ऑफिस शिफ्ट करना पड़ता है उसी स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको अपना फॉर्म भर के ROC को देना पड़ता है INC 23 में। GDR is discussed under Companies Act under section 41। अब आप कहोगे मैम सारे सेक्शन याद करने की जरूरत है, तो माय आंसर इज नो, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं। कभी ऐसा एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस, कम परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने को रेमिशन बोलते हैं। कम परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करके पैसे दे देना, ये मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था। अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको बोल सकते हो कि हमने तुम्हें 60 दिन के लिए रखा था लेकिन हम 15 दिन में ही तुम्हें 15 दिन के पैसे दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेमिशन। तो योर आंसर इज एक्सेप्टेंस। The term sub-agent is in the business of agency is defined as a person employed acting under the control of the original agent। तो original agent के अंडर आता है, प्रिंसिपल के अंडर नहीं आता, ठीक है ना। सब एजेंट वो होता है जिसको एजेंट खुद अपॉइंट करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट विच इज मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऐसी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती है। Within how many days date of registration shall be inform the concerned ROC about conversion of the particular of LLP। तो LLP को कन्वर्ट करने के लिए हमें रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर। रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी ओपन विदिन 15 डेज। आपने जब रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके 15 दिन के अंदर आप इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन कर सकते हैं। अब ये गाइस आया सेक्शन सी। सेक्शन ए था हमारा MCQ, सेक्शन बी था 1 वर्ड, सेक्शन सी आ गया हमारा। यहाँ कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 इन दिस सेक्शन। अब आपको पता है, मानेंगे ये जो चॉइस हमें आती है ना, ये भी बहुत बढ़िया चॉइस होती है। कह रहे 6 में से 4 करने हैं। तो यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, Does silence amount to fraud? Explain the exception and types of silence amount to fraud। तो सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द फ्रॉड। तो वो कहता है कि पहले तो आपने फ्रॉड की डेफिनेशन लिखी, ठीक है ना, उसके बाद आपने 2 एक्सेप्शन लिखी जो फ्रॉड नहीं मानी जाती, ऐसे जहाँ पे आपको बोलना है, जहाँ पे साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, वहाँ पे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं 2 केस में साइलेंस फ्रॉड होता है, जहाँ पे आपने
आपने सर्कमस्टांसेस चेंज करे और नहीं बताया सामने वाले को, जहां पे आपने हाफ ट्रूथ बताया और हाफ छुपा लिया, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज फ्रॉड। व्हाट आर द कंडीशन इन फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी? देखिए अब ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने कंडीशन सीधा यहाँ पे आपको लिखा है कि आप कंडीशंस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वुड से हमेशा आपको पहले थोड़ा सा ओपीसी के बारे में लिखना है, फिर आपको ये सारी कंडीशंस लिखनी है कि ओपीसी बनने की क्या क्या कंडीशंस है। 4 नंबर का है तो कम से कम नहीं तो 4 से 6 पॉइंट्स होने चाहिए। अब आप बोलोगे मैम जब कंडीशन ही 4 है तो फिर आप 4 ही कंडीशन लिखेंगे, फिर थोड़ी ना आप अपनी मर्जी से 6 डालेंगे, तो आप 4 कंडीशन ही डालेंगे। लेकिन हमेशा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, तो आई वुड से यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे तो थोड़ा बेटर होगा। अब इंट्रोडक्शन के नाम पे 10 लाइनें मत लिखिए क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर का है, ठीक है। 2 लाइनों का इंट्रो लिखिए अबाउट ओपीसी। ओपीसी इज द टाइप ऑफ कंपनी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू लीगलाइज स्मॉल बिजनेसेस। 2 लाइनें हो गई, उसके बाद कंडीशंस आ गई, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है, 4th क्वेश्चन कह रहा है A draws a bill on B. B accepts a bill without consideration. The bill is transferred to C without consideration. C transferred to D for value. पहला, whether D can sue the prior parties, whether the prior parties other than D have any right of action in tense. तो गाइज यहाँ पे कह रहे हैं A ने अपना बिल दिया B को, उससे पैसे नहीं लिए, B ने दिया C को, पैसे नहीं लिए, C ने दिया D को और D से वैल्यू ली। तो यहाँ कह रहे हैं क्या ये जो D है ये स्यू कर सकते हैं प्रायर पार्टीज को? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर आपने कंसिडरेशन नहीं लिया तो आप कहीं ना कहीं राइट छोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका प्रोविजन बताएंगे, ठीक है ना, प्रोविजन बताएंगे कि इस पूरी घटना का प्रोविजन कौन से सेक्शन में लिखा है नेगोशिएबल के, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए फर्स्ट वाली सिचुएशन में, डिसाइड वेदर डी स्यू द प्रायर पार्टी। सो यस, डी स्यू कर सकता है क्योंकि डी ने पैसा दिया, उसके बाद उसको इंस्ट्रूमेंट मिला है, ठीक है ना। उसके बाद यह कह रहे हैं कि प्रायर पार्टीज डी के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, तो नो, वो नहीं ले सकती है, राइट। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो गाइज यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा लिखना है, उसके बाद पूरा यहाँ पे उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, कितना बड़ा प्रोसीजर है। बट डोंट वरी, ये सारे प्रोसीजर, ये सारी बातें मैंने आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह समझाए हैं आपके वीडियोस में, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इतने बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन से सोचें कि आप ही कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपके पास आया कि आपको एक प्रोसीजर बताना है कि मेमोरेंडम को उसमें चेंजेस लाने का क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हमने अपने वीडियोस में बात करी है गाइस, तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी, आप बिल्कुल किसी भी टाइप की टेंशन मत लीजिए। दे आर जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। 5th का ये कह रहा है व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट। तो एथिकल कंडक्ट के हिसाब से आईसीएआई कहता है कि आपको इंडिपेंडेंस रखनी है अपने एक्शन में, अपना ओपिनियन किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं देना, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है और अपना पूरा ओपिनियन फेयर देना है कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आईसीएआई में चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोली जाती हैं कि वो ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो ये इतने सारे हैं जो आईसीएआई ने अपने मेंबर्स के ऊपर डाले हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स। ABC Limited has 2 separate units at Delhi and Mumbai. Every unit prepares, maintains separate balance sheet and P&L. Delhi unit is incurring continuous losses. ठीक है, decide under payment of bonus act whether the employees of the said unit can claim bonus. All the units shall be treated to 2 separate establishment. तो बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम बोनस। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है तो वहाँ के एम्प्लॉयज बोनस क्लेम नहीं कर सकते। आपको कह रहे हैं एक कंपनी के 2 यूनिट है दिल्ली और मुंबई में, मुंबई वाली प्रॉफिट में, दिल्ली वाली लॉसेस में, तो क्या दिल्ली के एम्प्लॉयज ये सोचेंगे कि पूरी कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल तो हम बोनस क्लेम करें? नो, 2 यूनिट्स कैन बी कंसिडर्ड एज सेपरेट एस्टैब्लिशमेंट और जिस एस्टैब्लिशमेंट में लॉस हो रहा है वहाँ के एम्प्लॉय बोनस क्लेम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपने पहले लिखा प्रोविजन के बारे में, फिर आपने जो रेलेवेंट आपसे केस पूछा गया उसके बारे में आपने लिखा है, राइट। उसके बाद मिस्टर एक्स a businessman has been fighting a long drawn litigation with Mr. Y। तो मिस्टर एक्स का केस चल रहा है वाई के साथ बहुत सालों से। मिस्टर एक्स ने यहाँ पे जेड को अपॉइंट किया, जेड एक लीगल एक्सपर्ट है, उसको बोला कि देखो मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूँ, तुम ना वाई की प्रोसीडिंग आगे तक मत पहुंचाओ ताकि मैं जीत जाऊं। तो ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल इलीगल है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ, जेड ने ऐसा ही करा एक्स के कहने के ऊपर, और एक्स ने जेड को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो अब ये बात आती है, जेड ने अपना काम कर दिया, जेड गया एक्स के ऑफिस कि भैया 10 लाख रुपए दे दो, आपने कहा था कि वाई को केस करने से रोकना है, वाई को प्रोसीडिंग करने से रोकना है, तो मैंने वही करा, आपने जैसे बोला था मुझे 10 लाख रुपए दे दो। एक्स ने मना कर दिया, एक्स कहता है मैं नहीं दे रहा 10 लाख रुपए। क्या जेड स्यू कर सकता है एक्स को कि मेरे 10 लाख रुपए मेरी फीस दो? नहीं कर सकता, क्योंकि जेड ने इलीगल काम करा है। अगर वो खुद जाएगा ये क्लेम करने से, सबसे पहले उसी को फंसाया जाए, मतलब वही फंसेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 5 नंबर की बड़ी कम में सॉल्व कर दी है, लेकिन ये मॉक है, आंसर भी आपके सामने लिखा है। लेकिन मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूंगी कि पहला तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड पॉइंट के बारे में लिखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल ऑब्जेक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल माना जाता है, और अगर कोई पार्टी उस इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है तो वो बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकती अपने राइट को लेके, जो यहाँ पे एजेड के साथ देखा गया, राइट। आगे देखिए, X inducing Y obtains a bill of exchange from him fraudulently. X ने Y को इंड्यूस करा, इन्फ्लुएंस करा और अपने नाम पे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर दिया. Later he enters into a commercial deal and endorses a bill to Z towards consideration to him Z. तो फिर X ने ये बिल Z को इंडोर्स कर दिया. Z ने एज अ होल्डर रखा और Z ने सब्सिक्वेंटली बिल X को वैल्यू के लिए इंडोर्स कर दिया. ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड. X के Y को स्यू कर सकता है? अरे X ने तो Y के साथ फ्रॉड करा ना, उसको फ्रॉडलेंटली उससे बिल लिया, आगे दे रहा है जेड को, जेड दे रहा है वापस एक्स को. तो अगर ये बिल बाउंस हो जाता है तो एक्स तो बिल्कुल वाई को क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इसने ये बिल फ्रॉडलेंटली लिया है. पर जेड कर सकता है एक्स को क्योंकि जेड ने पूरा वैल्यू दिया और फिर एक्स से इंस्ट्रूमेंट लिया है. तो यहाँ पे आपको भी पहले सेक्शन 58 के बारे में बताया है. उसके बाद ये बता रहा है कि जो एक्स ने डिराइव करा है, एक्स हैज ऑल द राइट्स ऑफ जेड. सेकेंड पार्ट कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इज फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन. तो एक्स वाई से क्लेम नहीं कर सकता कुछ. ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स अ बिल विदाउट कंसिडरेशन. वही बात हो गई, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा और बी ने बिना कंसिडरेशन के एक्सेप्टेंस दी. बिल इज ट्रांसफर टू सी विदाउट कंसिडरेशन, सी ट्रांसफर टू डी फॉर वैल्यू. अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था. वही बात है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया बिना कंसिडरेशन के, सी ने डी को दिया पर डी से कंसिडरेशन ली, तो सिर्फ राइट डी का बनता है, बाकी का नहीं है. तो वही सेक्शन 43. तो ये ऑल्दो वही क्वेश्चन है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं. डिसाइड वेदर द प्रायर पार्टीज अदर देन डी हैज एक्शन, ये भी हमने बात कर ली है. What is the position of minors agreement? तो माइनर का हमने काफी डिटेल में एग्रीमेंट के बारे में करा था, माइनर के सारे रूल्स करे थे. सबसे पहले आप माइनर के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम माइनर की पोजीशन के बारे में लिखेंगे. माइनर के क्या क्या हक क्या है, क्या उसकी पोजीशन है, ये एग्रीमेंट में, ये सब आपको क्लियरली लिखना है. और ये सारी चीजें हम अपनी वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया आपसे. You are required to write short note on 4 out of 5. 5 में से 4 के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है और 10 नंबर का है टोटल, तो मतलब 2.5 मार्क का क्वेश्चन है. पब नोट्स ऑन पब्लिक लाइफ, ये हमने डिस्कस किया था एथिक्स वाले चैप्टर में. ये सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ये सब हमने डिस्कस किया था. अब आप कहोगे मैम 2.5 नंबर के लिए कुछ ज्यादा ही है, पर जो प्रिंसिपल्स है वो तो आपको लिखने ही पड़ेंगे. ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने थोड़ा सा लिखा. ई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, बहुत सिंपल है. इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ऐसे टॉपिक आप चूज करिए शॉर्ट नोट में. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी कंटिंजेंसी पे डिपेंड करते हैं, किसी इवेंट पे डिपेंड करता है. तो इसमें भी 2.5 मार्क का शॉर्ट नोट लिखना काफी आसान है. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन और थोड़े टर्म्स लिखने, तो आप अगर मेरे एडवाइस है तो आप इसको छोड़ के आप दूसरे पे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं. बट एनीवे, इसमें DIN में आप ये लिख रहे हैं कि DIN कौन किसको चाहिए होता है, डायरेक्टर को चाहिए होता है. DIR3 फॉर्म में एप्लीकेशन वो भरता है डायरेक्टर DIN लेने के लिए. बिना DIN के किसी डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप नहीं दी जाती है कंपनी के अंदर, तो DIN इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बिजनेस एथिक्स के बारे में हम काफ़ी लिख सकते हैं. हमने काफ़ी अपनी वीडियो में भी बात करी कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है. बिजनेस एथिक्स होते हैं वैल्यूज जो बिजनेस में देखे जाते हैं, और अगर बिजनेस एथिक्स इस्तेमाल करे जाए तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट होता है. तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. अगला सेक्शन डी और आखिरी 20 नंबर का है. इसमें 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय स्पेस वेयर यू रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर. तो देखते हैं, 10 क्वेश्चन है 2 मार्क के. तो यहाँ देखिए इतनी बड़ी केस स्टडी और उसके सब क्वेश्चन. तो देखिए, टी इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विच इज ट्रेडिशनली फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. हिस्टोरिकली इंडिया इज अ प्रायनियर कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी टी एंड एक्सपोर्टिंग. आपको पता है इंडिया में टी तो वैसे भी बहुत फेमस है. एज वी ऑल नो, टी गार्डन्स ऑफ दार्जिलिंग बहुत वर्ल्ड वाइड है.
एक कंपनी है वहाँ की मर्सिस टी एंटरप्राइजेज ऑफ अल्फा टी एस्टेट, जो अभी इस केस में बात करी जा रही है। मर्सिस टी एंटरप्राइज स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन 1920s। उनके प्री इंडिपेंडेंस से पहले से ये चलती आ रही है 1920 से। इसने एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाया हुआ अपने पार्टनर्स के साथ। टर्न ऑफ इवेंट्स रिसेंटली द फर्म हैज स्टार्टेड टू फेस अ टफ सिचुएशन इन 2020 में कोविड के कारण आपको पता ही है हर किसी को टफ सिचुएशन हुई थी। तो लाइक मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आज इंडिया भी इफेक्ट हुआ था। लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन टी एस्टेट वाज अफेक्टेड, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी वर्कर्स ये सबको इफेक्ट हुआ, तो कंपनी को भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। द इंडस्ट्री वाज गेटिंग बिगर सेटबैक्स, उनको लॉसेस होने लग गए, जॉब छूटने लग गई वर्कर्स की डेथ होने लग गई अनटाइमली ड्यू टू द पैंडेमिक ऑल्सो। Under these circumstances, previously agreed to supply 2200 kg of tea to Mercer Enterprise at 1200 per kg. By 30th June, had to revise this commitment due to current unavoidable circumstances. On 1st June 2020, Tea Enterprises informed GE Enterprise that they are not willing to supply tea as a price increase to 1400 per kg. पूरी कहानी के बाद ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी टी को सप्लाई करती है मर्सर्स एंटरप्राइज को, जी एंटरप्राइजेस को, तो वो कह रहे हैं कि हम आपको पहले 1200 किलो के हिसाब से देते थे, पर हम आपको 1400 किलो के हिसाब से देंगे क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमें लॉस हो रहा है, ये वो करके। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बायर अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो पहले तो आपको यहाँ बायर के राइट्स लिखने हैं, जैसे राइट्स ऑफ द बायर है डिलीवरी लेना, स्यू करना अगर डैमेज हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए करना। तो एज अ बायर क्या क्या राइट हो सकता है सेलर के ऊपर। सेलर ने अचानक से अपना प्राइस बढ़ा दिया कि 2020 में 1 जून से मैं 1400 किलो के हिसाब से टी सप्लाई करूंगा तुम्हें। क्या मर्सर्स एंटरप्राइज के क्या राइट है प्रेजेंट सिनेरियो में? इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन सेक्शन 32-33 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange of the price। तो यहाँ कह रहे हैं कि पैंडमिक में भी यही सिचुएशन है कि उनका राइट यही है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें गुड्स की डिलीवरी मिली जाए। जो एमडी है टी एंटरप्राइजेस के, उसने बिल ड्रॉ करा, who accepts a bill without consideration just to accommodate X. X transfers the bill to Z for good consideration. State the rights. तो वही सेक्शन 43 आ जाता है। इस केस में कह रहे हैं कि कंपनी ने बिल ड्रॉ करा X के ऊपर और X से पैसा नहीं लिया। X ने ये बिल दिया Z को, लेकिन Z से पैसा लिया। तो कंपनी ने जो X के नाम पे बिल करा उसका कोई राइट नहीं होगा X का, लेकिन जो X ने बिल दिया आगे Z को और उससे पैसे लिए तो Z को दिए, हाँ Z को, तो Z का पूरा हक बनता है, जो सेक्शन 43 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है। और इसके बारे में हमने एक पहले क्वेश्चन में भी बात करी है। तो देखिए एक केस को लेके कैसे कितने सारे सब क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। स्टेट द राइट ऑफ X and Z, would you answer be different if X transfer the bill after maturity? तो यहाँ कह रहे हैं कि आप X का बताइए। द गिवन केस X Y को स्यू नहीं कर सकता क्योंकि Y कंपनी ने X के नाम पे बिल दिया, यही T वाली कंपनी ने X के नाम पे बिल दिया बिना कंसिडरेशन के, तो X तो उनको स्यू नहीं कर सकता। X ने ये बिल दिया Z को फॉर वैल्यू, तो Z X को स्यू कर सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे और लिखा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। A couple of friends decided to start a business. वो दोनों ही इंजीनियर हैं, एक केमिकल है कंप्यूटर साइंस। उन्होंने एक दिन बैठे और बोला कि चलो हम बिजनेस करते हैं। देन दे प्लंज्ड इनटू आइडिएशन प्रोसेस। पहले आइडिया निकालने लग गए, फिर दोनों ने सॉफ्टवेयर का फर्म को बनाया, फिर उनकी अच्छी स्टार्ट होने लग गई, फिर उन्होंने डिटेल प्लान करने लग गए, फिर उनके टोटल फंड्स 2.5 लाख रुपए ईच लगने आया। तो उन्होंने कंसल्टेंट को हायर करा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। कंसल्टेंट ने प्लान्स देखे, फाइनेंस परचेज सब देखा। कंसल्टेंट ने देखा कि 2.5 लाख रुपए तो शुरू में इक्विटी में आया था। केमिकल इंजीनियर ने कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करने की सोची। केमिकल इंजीनियर कह रहा है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। तो दोनों के जो आइडियोलॉजीज थे वो थोड़े डिफरेंट होने लग गए। तो ये यहाँ पे केस बताया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कंसल्टेंट से बात करके कि क्या हम 1% कंपनी बन जाए। तो पहले तो आपको क्वेश्चन आया हाउ डू यू डिफाइन 1% कंपनी, तो आपने ओपीसी को डिफाइन करा। इसके आगे आप और थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, 2 नंबर के लिए थोड़ा कम है। What according to you would consultant have said to his clients on the conditions stipulated in the Companies Act? तो यहाँ कह रहे हैं क्या कंसल्टेंट ने दोनों फ्रेंड्स को क्या बताया होगा कि अगर तुम ओपीसी खोलना चाहते हो तो ये सारी कंडीशंस हैं। तो वही कंडीशंस ऑफ ओपीसी लिखनी है आपको यहाँ पे, सिंपल। डू यू अग्री दैट बोथ द फ्रेंड्स कैन कंसिडर अ स्टार्ट ओपीसी?
and then convert it into any kind of company. The friends individually can start OPC for each one of them. तो दोनों फ्रेंड्स अकेले अकेले OPC कर सकते हैं, क्योंकि एक कह रहा है मैं कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ, एक कह रहा है मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, तो दोनों अकेले अकेले OPC कर सकते हैं. बट हाँ, किसी भी कंपनी को कन्वर्ट होने के लिए ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है ना. केमिकल इंजीनियर ने कंसल्टेंट को बोला डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आंसर वुड यू कंसल्ट द ऑफर. तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियर ने कहा था कि डायरेक्टर तो एजेंट होता है कंपनी का, तो कंसल्टेंट ने क्या जवाब दिया होगा वो आप यहाँ पे लिखें. कंपनी कैन ओनली एक्ट थ्रू डायरेक्टर्स एंड सो द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. लेकिन डायरेक्टर्स हैव पर्सनल लायबिलिटी, दे वुड बी पर्सनली लायबल अंडर द फॉलोइंग केसेस. वैसे डायरेक्टर्स की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी होती कंपनी में, लेकिन कुछ केसेस में उनकी पर्सनल लायबिलिटी बनती है जब वो अपने नाम पे काम करें, जब वो कोई फ्रॉड कर लें, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने नाम पे, कंपनी के रूल के अगेंस्ट जाके कुछ काम करे, तो उनकी पर्सनल लायबिलिटी बन सकती है. तो कंसल्टेंट ने ये जवाब दिया केमिकल इंजीनियर को. ठीक है ना. तो ये हमारा पूरा मॉक टेस्ट यहाँ खत्म होता है. आई वुड से मॉक टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं था. आप केस स्टडी देख के बिल्कुल घबरा सकते हैं, लेकिन केस स्टडी से इतनी बड़ी दिखती ज़रूर है, लेकिन उनके जो सब क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक नॉर्मल आपने पढ़े होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि ओपीसी बताओ क्या होता है, तो उन्होंने केस स्टडी के अंडर पूछ लिया. डायरेक्ट नहीं पूछा कि कंडीशंस क्या ओपीसी की, तो इसका नाम लेके पूछ लिया कि ABC जानना चाहते हैं कि क्या कंडीशन है, तो कंसल्टेंट से पूछ रहे हैं तुम बताओ क्या होगी कंसल्टेंट की जगह. तो इट्स रियली फार आई वुड से ईजी. सो आपको बस पढ़ाई पे फोकस करना है. जब पूरे तरीके से पढ़ाई हो जाए गाइस, उसके बाद मॉक्स आर वेरी इजी फॉर यू. आई नो तो मुझे इजी लग रहा है, शायद आपको ना लग रहा हो, लेकिन जब आप अपनी सारे वीडियो सारी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो ये मॉक आपको भी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा. राइट. फॉर मोर मॉक टेस्ट पेपर्स जैसे से आते रहेंगे मैं और आपके लिए लेती रहूँगी, ताकि आपको जितने आप मेरे साथ ऐसे पेपर्स करेंगे, हम पुराने भी RTPs भी सॉल्व करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैम ईजी है. सबसे पहले RTP रिविजन टेस्ट पेपर देके, पुराने पेपर्स देके बच्चा घबरा जाता है, लेकिन जब कोई सामने बता दे कि अरे इजी है, ये ऐसे ऐसे लिखना है, तो फिर हमें इजी लगने लग जाता है. फिर हमें लगता है ओके गेट मोर सैम्पल पेपर्स, हम कर लेंगे. ठीक है. सो आई एम देयर टू सॉल्व योर क्वेरीज, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड कीप यू मोटिवेटेड फॉर योर एग्जाम. So please guys, study hard, stay safe and make your parents proud. Right? I'll be coming up with more RTPs, more papers. Till then, study hard. Good luck. Thank you.